हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलेफिशा। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 और हिंदी सी। ओके। और बुक का नाम है हमारी हिंदी गद्य उद्भव और विकास। ये हमारी हम लोग यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 हमारी लास्ट वीडियो में कवर हो चुकी है। यूनिट 3 तक आज से स्टार्ट होगी हमारी यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, ये हमारी लास्ट यूनिट है इस बुक की। हिंदी गद्य उद्भव और विकास की बुक की ये यूनिट नंबर 4 है, यानी लास्ट यूनिट है। इसका चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है घीसू और जो लेखिका हैं वो है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने ये चैप्टर लिखा है और चैप्टर का नाम है घीसू। ठीक है, और ये एक रेखा चित्र है, याद रखना ये एक रेखा चित्र है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। महादेवी वर्मा छायावादी युग की हैं। महादेवी वर्मा छायावादी युग की कविनेत्री हैं जिनका नाम छायावादी कवियों में आता है। इन्होंने काव्य के साथ साथ संस्मरण और निबंध भी लिखे हैं। इन्होंने सिर्फ काव्य ही नहीं, संस्मरण और निबंध भी लिखे। इन्होंने भी काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, चलिए फिर हम इस चैप्टर जो लेखिका हैं महादेवी वर्मा, उनका थोड़ा सा जीवन परिचय देख लेते हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा का जन्म 1960 में हुआ। 1960 में पवित्र होली वाले दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। ठीक है, और जिस परिवार में इनका जन्म हुआ वो सुसंपन्न था, मतलब उनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, पढ़े लिखे भी थे और पैसे भी काफ़ी थे। ठीक है, उनके पिता का नाम गोविंद वर्मा था जो कि एक लेक्चरार थे, एक कॉलेज में अध्यापक की भूमिका निभाते थे। उनकी माँ हेमरानी देवी थी जो एक विदुषी धार्मिक परंपरा वाली संवादिता थी, मतलब ये धार्मिक चीज़ों के बारे में लिखती थी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब महादेवी वर्मा के परिवार का जो वातावरण था ना, वो शुरू से कवियों से घिरा हुआ था, कविताएं। इसीलिए महादेवी वर्मा का जो जीवन के जो मतलब जैसे बोलते ना, बच्चा जैसे माहौल में रहता है वैसी चीज़ें सीखता है, वैसे ही महादेवी वर्मा के साथ में भी हुआ। उनके पूरे परिवार में कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई किसी कविता से रिलेटेड है, कोई कुछ कर रहा है। तो इसलिए उनका भी हिंदी साहित्य के लिए जो जिज्ञासा थी वो बढ़ने लगी और इनका हृदय शुरू से ही कोमल और करुण हृदय था। क्यों, कैसे पता चलता है? क्योंकि सर्दियों में अगर कोई कुत्ते के बच्चे को भी ये रोते हुए सुन लेती थी ना कि हाँ वो ठंड की वजह से रो रहा है, तो ये भी रोने लग जाती थी, जिस चीज़ से इनकी करुणा का पता चलता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो इनके घर में ही प्रारंभ हुई, जहाँ इन्होंने संस्कृत, हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू जैसी भाषाएं सीखी। प्रारंभ में इनकी शिक्षा इनके घर में स्टार्ट हुई, जहाँ इन्होंने ये लैंग्वेजेस सीखी, जितनी भी लैंग्वेज होती हैं। और उन्होंने इसके साथ साथ संगीत और चित्रकला का भी अध्ययन लिया। जो संगीत होता है और चित्रकला का भी इन्होंने अध्ययन लिया और फिर उसके बाद में ये बाहर पढ़ने गई। ठीक है, और इन्होंने सबसे प्रारंभ जो लिखा वो ब्रज भाषा में लिखा। जो सबसे प्रारंभ की चीज़ें लिखी वो ब्रज भाषा में लिखी और इनकी 9 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया गया। इनकी 9 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह कर दिया गया और इनके जो विवाह हुआ, जिन इंसान से इनका विवाह हुआ, इनके पति का नाम था स्वरूप नारायण वर्मा। ठीक है, बट ये इस विवाह से ना खुश नहीं थी, क्योंकि वो बच्ची थी। 9 साल के बच्चे कहाँ अपने माँ बाप से दूर रहते हैं, तो वो इस विवाह से खुश नहीं थी। और इन्होंने अपनी ससुराल में ना कुछ बोला, ना कुछ खाया, बिल्कुल चुप, ना किसी से कुछ बोलती ना कुछ होती, और रो रो के सबका बुरा हाल कर दिया। तो अगले ही दिन ससुराल वालों ने इन्हें मायके भेज दिया कि तुम्हारी बेटी बहुत परेशान करती है, लो अपनी बेटी को ले जाओ। फिर उसके और पता है, उनकी जो ससुराल में था ना, वो लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के विरुद्ध थे। वो लड़कियों को पढ़ाते लिखाते नहीं थे। पर कुछ समय इनकी शिक्षा बंद रही। पर कुछ समय बाद जब इनके ससुर की मृत्यु हो गई, जो इनके ससुर थे उनकी मृत्यु हो गई, तो इनके पिताजी ने फिर से इनकी पढ़ाई स्टार्ट करी
और उसके साथ साथ अपने दामाद की भी पढ़ाई स्टार्ट करी, उन्हें भी कॉलेज भेजा और इनके दामाद पढ़ लिख कर डॉक्टर बने और ये एक लेखिका बनी। ठीक है। अब महादेवी वर्मा जो हैं वो शुरू से ही, महादेवी वर्मा बचपन से ही महात्मा बुद्ध के प्रति बहुत ज़्यादा भक्ति करती थी। मतलब महात्मा बुद्ध में इनका बहुत विश्वास था, जिसकी वजह से ये भिक्षुणी भी बनना चाहती थी, बट ये बन नहीं सकती। ठीक है। लेकिन इन्होंने बहुत सारे काम किए अपने, मतलब कॉलेज की साइड से, कैंपस की साइड से ये लोग जाते थे और बच्चों को ना पढ़ाने का काम करते थे, बच्चों को जागरूक करते थे, ऐसी जागरूकता फैलाते थे। अब इनकी साहित्य परिचय, इनका साहित्य व्यक्तित्व पद और गद्य दोनों के रूप में हमें मिलता है। अब इन्होंने ऐसा नहीं सिर्फ पद में लिखा है या फिर गद्य में लिखा है, इन्होंने दोनों रूपों में लिखा है। ठीक है। अब यहाँ उनकी कुछ साहित्य रचनाएं दे रखी हैं, वो ही जो यहाँ दे रखी हैं वही कुछ यहाँ भी दे रखी हैं। हम इसको देख लेते हैं, इसको चाहो तो आप पढ़ लेना। ठीक है। रचनाएं, काव्य संकलन, काव्य संकलन में आप इजी वर्ड याद कर लेना, जैसे यमा, हिमालय, ये थोड़े इजी हैं, ये याद हो जाएंगे। और कविता संग्रह में नीरजा, ये थोड़ा इजी है ये। फिर उन्होंने रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध, ललित निबंध, कहानी और भी सारी चीज़ें लिखी हैं। बाल साहित्य, ठीक है, इसको आप याद कर लेना, क्योंकि जब हम जीवन परिचय लिखते हैं तो उसमें काम आ जाता है। ठीक है। अब ये इन्हीं से रिलेटेड थोड़ा सा दे रखा है, मतलब फिर ये क्वेश्चन आंसर है जो हमने पढ़ा जीवन परिचय उनसे रिलेटेड है। और जो नीचे की क्वेश्चन है वो हम जब आगे पढ़ेंगे घीसू के बारे में उसके बाद पता चलेगा। ठीक है। अब यहाँ रेखाचित्र और संस्मरण के बारे में बता रखा है, दोनों के बारे में, कि रेखाचित्र और संस्मरण होता क्या है। देखो, रेखाचित्र जो होता है विषय प्रधान होता है और ये विषय प्रधान होता है। रेखाचित्र बड़ा होता है, जो रेखाचित्र होता है ना वो बड़ा होता है। संस्मरण छोटा होता है। रेखाचित्र जो होता है वो किसी भी टॉपिक पे लिखा जा सकता है, जैसे कि इन्होंने लिखा है घीसू एक बालक है, उसके ऊपर लिखा है इन्होंने। आम सा बालक है, कोई खास बात नहीं है, बट फिर भी इन्होंने लिखा है तो वो रेखा चित्र है। संस्मरण जो होता है वो एक विशेष चीज़ पे लिखा जाता है, विषय यानी महत्वपूर्ण व्यक्तियों पे, विशेष घटना पे, वो संस्मरण होता है। आगे आप देखोगे एक चैप्टर है, चलो गंगा स्नान करने चले, ऐसे कुछ चैप्टर है, वो जो है वो एक संस्मरण है, क्योंकि वो एक विशेष पर्टिकुलर फेमस व्यक्ति के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये दोनों में ये डिफरेंस होते हैं। ओके। और इसमें सामान्य कोई भी टॉपिक हो सकता है, पर इसमें कोई विशेष टॉपिक हो सकता है। दोनों में लिखी सच्चाई ही जाती है, दोनों में से कोई भी झूठ नहीं होता। पर ये रेखाचित्र थोड़ा सा किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, बस ये, और ये जो होता है संस्मरण, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे होता है। ठीक। अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है घीसू की प्रतिपादक। जो घीसू है उस चैप्टर के बारे में, कि घीसू जो चैप्टर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे क्या होता है। अब देखो, घीसू जो चैप्टर है ना वो लेखिका ने तीन पार्टों में डिवाइड किया है। ठीक है। 3 पार्टों में उन्होंने डिवाइड किया है। यह है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड देन थर्ड पार्ट। ठीक है। 3 पार्टों में लेखिका ने डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पार्ट में लेखिका बताती हैं इस रेखा चित्र के केंद्र में घीसू है। घीसू कौन है? घीसू एक बालक है, छोटा सा बच्चा है। ठीक है। घीसू है। महादेवी वर्मा ने रेखा चित्र को कहानी के तौर पर बताया है। जो रेखा चित्र है वो एक कहानी के तौर पर बताया गया है। रेखा चित्र को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। 3 भागों में रेखा चित्र को विभाजित किया है। घीसा रेखाचित्र के प्रथम भाग यानी इस भाग में महादेवी वर्मा ने झूसी एक खंडर के पास एक गांव में एक पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया। अब झूसी जो है वो एक खंडरों के पास में गांव है जहाँ के बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं, क्योंकि कोई वहाँ ऐसी व्यवस्था ही नहीं है, स्कूल की तरह कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो लेखिका एक निर्णय लेती हैं कि मैं पेड़ के नीचे कुछ बच्चों को पढ़ाऊँगी ताकि वहाँ के बच्चे पढ़ें और थोड़ा आगे पढ़ें।
ठीक है। अब यहाँ लेखिका बताती हैं जो हमारा घीसू है उसके बारे में थोड़ा सा। उसकी माँ जो है, सॉरी, उसकी जो माँ है, उसके जो पिता थे, उसके जन्म से पहले ही मृत्यु हो जाती है, 6 महीने पहले। 6 महीने बाद घीसू पैदा होता है। तो 6 महीने बाद पैदा होने के कारण समाज एवं परिवार उसकी माँ की चरित्र को लेकर अनाप शनाप बातें करता है। महादेवी वर्मा पर भी समाज का दबाव है कि घीसू को स्कूल में दाखिला ना दें। अब देखिए, जो इन्होंने स्टार्ट किया है स्कूल या फिर पेड़ के नीचे पढ़ाना, तो घीसू की माँ उसे लेकर आती हैं महादेवी वर्मा के पास कि प्लीज़ आप इसे भी पढ़ा दो। बट उसको गांव वाले ना मना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक तो नीची जाति, कोरी जाति का है घीसू, और ऊपर से उसके पिता की डेथ के 6 महीने बाद पैदा हुआ है। तो सब लोग उसकी माँ को ना गलत सोचते हैं कि ये इसका चरित्रहीन है, ये औरत सही नहीं है। तो इस वजह से सारे गांव वाले उसके खिलाफ होते हैं कि नहीं, इसका एडमिशन नहीं होना चाहिए, ये हमारे बच्चों के साथ में नहीं पढ़ना चाहिए, ये बालक सही नहीं है। लेकिन महादेवी वर्मा फिर भी समाज की बिना परवाह किए घीसू को स्कूल में एडमिशन दे देती हैं, भर्ती करवा लेती हैं। ठीक है। अब यहाँ सेकंड स्टार्ट होता है। सेकंड पैराग्राफ जो सेकंड चरण है, 3 चरणों में विभाजित किया है। अब फर्स्ट चरण में वो घीसू से मिलती हैं, उसे एडमिशन देती हैं। अब सेकंड चरण, रेखा चित्र दूसरे में घीसू पात्र की व्यवहार की बारे में बताया कि घीसू पात्र जो है उसका व्यवहार कैसा है। पहला, घीसू जो पात्र है उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। स्कूल में पढ़ते समय वो एकनिष्ठ, संपूर्ण और गुरु के प्रति गहरा भक्ति भाव रखता है। मतलब वो एक बहुत अच्छा बच्चा है जो पढ़ने में भी ध्यान देता है और सबके साथ प्यार से रहता है। बेशक कोई उससे बोलता नहीं है, सब लोग उससे दूर भागते हैं, कोई उसका फ्रेंड नहीं बनता, बट सबके लिए वो अपने दिल में बहुत अच्छी और करुणा भावना रखता है। और गुरु के लिए एक भक्ति भावना रखता है कि गुरु से झूठ बोलना मतलब भगवान से झूठ बोलना। गुरु भगवान के प्रति हैं, गुरु भगवान के बराबर हैं, वो ये मानता है। इसीलिए महादेवी वर्मा के दिल में वो थोड़ी थोड़ी जगह बनाता है कि हाँ, ये कितना अच्छा बालक है, इसके पिता नहीं है, इसे इतनी सारी चीज़ों का संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। और शिक्षिका द्वारा दी गई मिठाई मिलने पर माँ और अपने प्रिय कुत्ते के साथ मिल बांट कर खाना। जब शिक्षिका उसे यानी टीचर उसे, महादेवी वर्मा जब उसे मिठाई देती हैं तो वो अकेला नहीं खाता, उस मिठाई को अपनी माँ और प्रिय कुत्ते के साथ मिल बांट कर खाता है। उसका एक कुत्ता दोस्त होता है, उसके साथ मिल बांट कर खाता है। और दंगे फैल जाने पर गुरु एवं अन्य लोगों को रोकने का प्रयास करना। अगर किसी में लड़ाई हो गई तो ये नहीं कि लड़ाई को खड़े खड़े देख रहा है, नहीं, सबको समझाता है कि नहीं, लड़ना गलत बात है, लड़ाई मत करो। ये सारी चीज़ें वो बताती हैं महादेवी वर्मा कि वो इतना समझदार बच्चा है और इतना अच्छा है। अब उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा थर्ड पैराग्राफ यानी थर्ड चरण। अब थर्ड चरण में क्या होता है कि गांव से जो महादेवी वर्मा होती हैं वो गांव से विदा लेने का दृश्य दिखाती हैं। अब यहाँ गांव से विदा लेने का दृश्य है। महादेवी वर्मा को अपने स्वास्थ्य के कारण लंबे समय तक स्कूल से दूर रहना पड़ता है। एक्चुअली थर्ड पैराग्राफ में ना महादेवी वर्मा की तबीयत ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से वो गांव में थी तो उन्हें शहर आना पड़ता है अपनी तबीयत को लेकर। और वहाँ वो दिखाते हैं कि जब महादेवी वर्मा जा रही होती हैं वहाँ से, बच्चों को बोल देती हैं कि अब तुम्हारी थोड़े दिन तक छुट्टियाँ रहेंगी। वो बेशक हफ्ते में 1 बार पढ़ाती थी, महीने में 4 दिन पढ़ाती थी बच्चों को, बट जब वो बताती हैं कि अब तुम्हारी थोड़े दिन तक छुट्टियाँ रहेंगी तो कुछ बच्चे तो अपनी बुक्स उठा के रख देते हैं, कुछ बच्चे बहुत खुश होते हैं छुट्टियों को लेके, कुछ बच्चे थोड़े से नाराज़ से होते हैं कि हम क्या करेंगे छुट्टियों में, कुछ बच्चे प्लान बना रहे होते हैं कि हम ये करेंगे छुट्टियों में। बट उस समय ना कुछ दिनों से घीसू गायब होता है, घीसू क्लासेस नहीं ले रहा है। तो महादेवी वर्मा को लगता है कि शायद घीसू इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ाई में और वो शायद पढ़ना नहीं चाह रहा है, इस वजह से वो आ नहीं रहा है। पर घीसू जब महादेवी वर्मा स्कूल से निकल जाती हैं घर के लिए जब वो निकल जाती हैं तो नदी किनारे पहुंचती हैं और वहाँ देखते हैं कि घीसू नंगे बदन आ रहा है। नंगे बदन मतलब बिना कपड़ों के घीसू उनके पास आ रहा है। घीसू के हाथ में बड़ा सा तरबूज है जो वह अपने गुरु को विदा देते हुए भेंट स्वरूप देता है। अब देखो, जो घीसू है वो उन्हें नदी के
किनारे मिलता है, वो भी नंगे बदन। और घीसू के हाथ में एक तरबूज होता है जो वो अपनी टीचर के लिए लाता है, क्योंकि वो टीचर जा रही होती हैं तो उन्हें भेंट स्वरूप देने के लिए घीसू उनके लिए लाता है। ठीक है। महादेवी वर्मा को उपहार स्वरूप तरबूज देते ही मन में शंका उत्पन्न होती है। अब महादेवी वर्मा जैसे ही उसके हाथ में तरबूज देखती हैं तो उनके मन में शंका होती है कि क्योंकि घीसू इतना मालदार तो है नहीं, गरीब है। उनकी माँ घर औरों के घर में जाके पोंछा वगैरह लगाती हैं, मतलब काम करती हैं, घर का काम करती हैं, तो उनके पास तो इतने पैसे है नहीं कि वो तरबूज खरीद के स्पेशली टीचर के लिए दें। तो उनके दिमाग में शंका उठती है कि ये तरबूज आया कहाँ से। तो घीसू यह तरबूज पास के किसी खेत से चुरा कर तो नहीं लाया। अब वो कहती हैं कि घीसू, क्या तुम ये तरबूज किसी पास के खेत से चुरा कर लेकर आए हो। तो उसका जवाब देते हुए घीसू अपनी सफाई देते हुए कहता है कि वह यह तरबूज अपने नए कुर्ते के बदले में लेकर आया है। जो उसके पास नया कुर्ता था वो उसको बेच देता है और उनके लिए एक भेंट यानी तरबूज खरीदता है अपने टीचर के लिए। लेखिका को यह भी बताता है कि वह गर्मियों के दिन आने वाले हैं और वह गर्मियों में कुर्ता नहीं पहनता। अब उसने अपना नया कुर्ता बेच दिया उस तरबूज के लिए। अब वो कुछ तो बहाना बनाएगा, तो लेखिका से कहता है अब गर्मियाँ आ रही हैं ना, मैं गर्मियों में कुर्ता नहीं पहनता, इसलिए मैंने उसे बेच दिया, वो किसी काम का नहीं था इसलिए, और मैंने आपके लिए तरबूज ले लिया। घीसा महादेवी वर्मा के समक्ष यह भी स्वीकार करता है कि गुरु से झूठ बोलना भगवान से झूठ बोलने के समान है। अब महादेवी वर्मा को वो बता रहा है कि मैंने अपना कुर्ता बेच दिया, पर फिर भी महादेवी वर्मा को थोड़ी सी शंका सी रहती है कि सच में। तो वो बताता है घीसा कि गुरु से झूठ बोलना तो भगवान से झूठ बोलने के बराबर है, तो मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, झूठ बोलना पाप है गुरु से। अब उसके बाद में महादेवी वर्मा उससे कहती हैं कि ये पूरी दुनिया का, विश्व का सबसे अच्छा तोहफा है जो एक शिष्य ने गुरु को दिया है। इससे अच्छा तोहफा कोई भी शिष्य गुरु को नहीं दे सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईमानदारी से लेकर आता है और कोई बेईमानी नहीं, कोई चीटिंग नहीं, वो चुराता नहीं है, उसको अपने कपड़े बेच कर लाता है। और अब किसी गुरु के लिए ये चीज़ बहुत मायने रखती है। तो महादेवी इसीलिए कहती हैं ये जो भेंट है ये सारी चीज़ों से ऊपर है, ये सबसे अच्छा गिफ्ट है अभी तक का जो मेरे जीवन में मिला है। फिर कुछ समय बाद जब महादेवी वर्मा के स्वास्थ्य में सुधार होता है, तो वो कुछ समय बाद जब लेखिका के स्वास्थ्य में ठीक होने लगती हैं यानी सुधार होता है, तो वह गांव लौटती हैं। अब जब लेखिका का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है तो वो फिर से गांव लौटती हैं और देखती हैं कि भगवान ने अपने पास बुला लिया। घीसू को भगवान ने अपने पास बुला लिया, यानी घीसू की मृत्यु हो गई। क्यों उसका कोई कारण नहीं दे रखा, शायद कोई बीमारी होगी उसको, उसकी चलते उसकी मृत्यु हो जाती है। लास्ट टाइम वो विदा के टाइम ही घीसू से मिलती हैं, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और यहीं हमारा चैप्टर फिनिश होता है। उसके बाद में ये आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। मूल संवेदना यानी इसकी ही मूल संवेदना के रूप में इसे चैप्टर को समझा रखा है, बता रखा है। फिर उसके बाद में समीक्षा तत्वों के आधार पर, अब समीक्षा जो है इसकी तत्वों के आधार पर करवा रखी है। आप इसको एक बार रीड आउट कर लेना अगर आप चाहें तो, ठीक है। अब देखो यहाँ शैली के बारे में बता रखा है। शैली क्या होता है? शैली क्या होता है? शैली, अब देखो शैली क्या होता है, एक ही बात को अलग अलग व्यक्ति या भिन्न प्रकार से कहते हैं। अब देखो कोई भी बात है, अब मैं पढ़ा रही हूँ, सेम कंटेंट है, अगर यही कंटेंट कोई और पढ़ाए तो हो सकता है उसका बताने का, कहने का तरीका अलग हो। तो वो जो कहने का तरीका अलग है ना, वो शैली है। कहने का तरीका जो कहलाता है वो शैली कहलाता है।
हर किसी का कहने का तरीका अलग अलग होता है, उसी को शैली कहते हैं। अब इस चैप्टर में 3 प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है, वर्णनात्मक शैली, भावनात्मक शैली, चित्रात्मक शैली। अब वर्णनात्मक शैली क्या होती है? जब हम किसी भी विशेष वस्तु को पूरे विस्तार से वर्णित करते हैं तो वो वर्णनात्मक शैली होती है। भावनात्मक शैली, जब हम किसी भी रेखा चित्र में अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं तो वो भावनात्मक शैली होती है। उदाहरण के लिए, जब घीसू महादेवी वर्मा को गिफ्ट देता है और अपने कपड़े बेचकर वो गिफ्ट देता है, वहाँ उन्होंने भावनात्मक शैली का प्रयोग किया है। वहाँ जब हम पढ़ते हैं तो हमारी भी आंखें नम हो जाती हैं, और जब पता चलता है कि उसकी डेथ हो गई है, वो बालक जो इतना समझदार था, अपनी टीचर के लिए इतना करता था, उसकी डेथ सुनकर हमें भी थोड़ा अफसोस सा होता है, तो वो भावनात्मक शैली से लिखा गया है। चित्रात्मक शैली, जब महादेवी वर्मा बताती हैं कि वो नदी किनारे उन्हें नंगा दिखता है बिना वस्त्रों के, तो दिमाग में इमेज बनती है ना कि हाँ, कोई आ रहा होगा नदी किनारे से नंगा सा छोटा सा बालक जिसके हाथ में तरबूज हो। बट यही चीज़ जो है वो चित्रात्मक शैली में आता है, जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ के अपने दिमाग में चित्र बना लें, उनकी चित्र बन जाए, तो वो चित्रात्मक शैली है। ठीक है, बहुत सारी ये हो गया हमारा, ये भी हो गया, हाँ यहाँ तक हो गया ये चित्रात्मक शैली तक। देन ये कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, कुछ प्रश्न दे रखे हैं। ठीक है, और ये यहाँ चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, आज आपका यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपके लिए आपके एग्ज़ाम मुझे पता है होने वाले हैं, तो मैं आपको जल्दी से प्रोवाइड करवा दूँगी सारी चीज़ें। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर, अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे तो फिर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।